Unemployment. Here we discuss about unemployment. Unemployment is a situation in which a person is willing to work but not able to find the work. यानी कि वो काम करना तो चाहता है लेकिन उसे अपनी स्किल के अनुसार, अपनी नॉलेज एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से वो चाहता है कि मैं कुछ काम करूं लेकिन वो उसे काम नहीं मिलता है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किस तरह के क्या क्या केसेस अनएम्प्लॉयमेंट के हो सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, when people are unable to find jobs during some months of the year. In seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People depends upon agriculture. ये प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है जिसमें ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। There are certain busy season when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. यानी इस टाइम पे वो बिजी रहते हैं और बाकी के जो महीने होते हैं, certain months don't provide much work to the people dependent on agriculture. बाकी के मंथ में यानी महीनों में उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है disguised type of unemployment. People appear to be employed but they are not actually employed. यानी कि ऐसा लगता है कि काम तो वो लोग कर रहे हैं लेकिन वास्तव में उनके उस काम पर ज़रूरत नहीं होती है। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot where they find work. Example आप देखिए कि अगर एक एग्रीकल्चर प्लॉट है, एक फैमिली है, तो वो क्या करेगी कि जितने भी मेंबर होंगे, टोटल मेंबर, वो उस काम को करने के लिए एंगेज हो जाएंगे, उस काम को करने के लिए एंगेज हो जाएंगे। This usually happens among family member engaged in agriculture activity. The work requires the services of 5 people but engage 8 people. वहाँ पे काम करने के लिए सिर्फ 5 पर्सन का रिक्वायरमेंट है लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं? काम कर रहे हैं 8 लोग। 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं, अगर वो चाहें तो कुछ दूसरा काम करके अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। The contribution made by 3 extra people doesn't add to contribution. ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग वर्क कर रहे हैं वो contribution in the field यानी कि उस काम में हेल्प नहीं करेगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। The field required the services of 5 people and 3 extra people are disguised employment. So that's why it is called disguised unemployment. Third is educated unemployment. In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. ये अगर हम देखते हैं तो ये विलेज एरिया में नहीं देखने को मिलता है, ये अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। Youth is educated enough but not able to find job for themselves. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन तो गेन कर ली है लेकिन उन्हें जो पढ़ाई उन्होंने की है उसके लायक जॉब मिले, वो नहीं मिल पाने के कारण वो इधर से उधर उस नौकरी की तलाश में, उस जॉब को गेन करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degree are not able to find job. A study shows, अगर एक मतलब इस पे गवर्नमेंट ने रिसर्च किया, अध्ययन किया, उससे क्या सामने आया कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उसका नंबर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जो 10-12 तक पढ़े हुए लोग हैं यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद उन्होंने कोई ट्रेनिंग ले ली है तो वो किसी बिजनेस में लग जाते हैं या कोई अपना खुद का छोटा काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं वो किसी भी काम को करने के लिए
तैयार नहीं होते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हमारी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें। There is unemployment among technical qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. Unemployment leads to wastage of manpower resource. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है? वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वो इनके अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से नहीं बढ़ पाती है और बल्कि कम हो जाती है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से जीडीपी भी कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है ये गवर्नमेंट के ऊपर एक आर्थिक भार डालती है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। इसके जो इम्पैक्ट है वो है वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी अभी जो लोगों में काम करने की योग्यता है उसकी वजह से वो काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। पीपल हु आर एन असेट बिकम लाइबिलिटी, यानी कि जो अभी आगे बढ़ के काम करके प्रोडक्शन दे सकते थे वो अब लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारियों में बदलते जा रहे हैं। फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिसअपियर, यानी कि जो होपलेसनेस है यानी उनमें निराशा की भावना रेगुलर बढ़ती जा रही है। टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और यही निराशा की जो भावना है वो उनमें एक भार के रूप में सामने आ रही है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेटेड इज अफेक्टेड, यानी कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे तो अपने आप क्वालिटी पॉपुलेशन भी डाउन हो जाएगी। डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, और हेल्थ स्टेटस बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन वो भी डाउन होता जा रहा है। In case of India, statistically the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productive are counted as employment. अपने यहाँ पे इसमें ये माना जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो कम है, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी तरह का काम अगर करने लग जाता है तो उसे एम्प्लॉय मान लिया जाता है। They appear to work throughout the year but in term of their पोटेंशियल एंड इनकम, लेकिन वो पूरे साल भर काम करते हैं लेकिन क्या वो इतना अर्न कर पाते हैं जितनी उनमें योग्यता है? इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। काम तो वो करते हैं लेकिन उसके बदले में जो उन्हें पेमेंट मिलता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की अगर हम एक संरचना की बात करते हैं तो इन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हैज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अगर हम ये देखते हैं तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ज़्यादातर लोग उसी में लगे हुए हैं, लेकिन डिपेंडेंसी ऑफ रेन होने की वजह से प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है और जीडीपी नहीं बढ़ पाती है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इन सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव्स मोर एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों देती है? क्योंकि वहाँ मैकेनिकल वर्क कम होता है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोगों को काम अच्छे से मिल पाता है। इन टर्शियरी सेक्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जबकि मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप होता जा रहा है, सर्विसेज की डिमांड होने लगी है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, जो कि अब सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं, स्टोरी ऑफ अ विलेज। देयर was a village inhabited by
देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। एक गांव है जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर। हर एक के पास अपने परिवार के लोगों को पालने के लिए पर्याप्त धन है। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। सभी हर एक परिवार के पास कह सकते हैं कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ लोग कपड़े सिलते हैं, कुछ पढ़ाने का काम करते हैं और उससे वो अर्निंग करते हैं। वन ऑफ द फैमिली डिसाइड टू सेंड वन इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। अब इसी गांव में से एक परिवार के एक मेंबर ने सोचा कि हम अपने किसी बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजते हैं। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द nearby college of agriculture. After some time he become qualified in agro engineer. वो अपने पास ही के शहर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेता है और अपनी पढ़ाई पूरी करके वो एक एग्रो इंजीनियर बन जाता है। He proved to be so creative that he could design an improved type of plug. प्लग यानी क्या होता है? खेत में चलाने वाला हल। वो एक इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग बनाता है जिससे क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन होता है पर यील्ड वो इंक्रीज हो जाता है। Thus a new job of agro engineer was created. तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? उस प्लग से भी फ़ायदा हुआ, साथ ही जो अदर फैमिलीज़ हैं वो क्या चाहती हैं कि वो भी अपने अपने बच्चों को एग्रो इंजीनियर बनाए। फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज। अब उस प्लग की वजह से वो क्या करते हैं, पास के गांव में जाके जो भी प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको वो वहाँ जाकर सोल्ड करते हैं, यानी कि बेच के आ जाते हैं। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हैड अ मीटिंग इन द विलेज। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन। अब वो जब ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सभी लोग मिलके मीटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें, यानी कुछ ऐसा काम करें। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खुद के गांव में एक स्कूल बन जाना चाहिए। दे assured the पंचायत that they would all send their children to school. वो पंचायत को कहते हैं कि अगर स्कूल बन जाता है तो हम सब अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। स्कूल ओपन होने के बाद सभी बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाने शुरू हो जाते हैं, जाने लग जाते हैं। यानी क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इनिशियल स्टेज पे बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। कुछ समय बाद बॉय के साथ गर्ल्स भी स्कूल जाने लगती हैं और साथ ही साथ गर्ल्स को कुछ परिवार के लोग ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट करते हैं, यानी उसको स्किल्ड बनाते हैं, उसे टेलरिंग का ट्रेनिंग देते हैं। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिली। धीरे धीरे वो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों के लिए कपड़े बनाती हैं और अब धीरे धीरे गांव के लोग यानी विलेजेस ऑफ एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर टेलर्ड क्लोथ्स। अब जो गांव के लोग हैं वो भी धीरे धीरे चाहते हैं कि हम भी बाहर से खरीद के कपड़े पहने, तो वो भी उनसे खरीदना शुरू कर देते हैं। 10 अनादर न्यू जॉब्स, यानी एक नई जॉब क्रिएट हो गई, किसकी? टेलरिंग की। दैट ऑफ टेलर वॉज क्रिएटेड। दिस हैड अनादर पॉजिटिव इफेक्ट। तो इससे क्या हुआ और एक सकारात्मक प्रभाव आया। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। तो अब जो लोग क्या करते थे, बाहर जाया करते थे, अब उनका समय बच गया है। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, the yield of the farmer went up. This was the beginning of prosperity. Farmer had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to other. पहले वो क्या किया करते थे, सिर्फ अपने परिवार के लिए कितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोडक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब बेटर फैसिलिटी हो जाने की वजह से वो सरप्लस अमाउंट लेते हैं और उसे नियर बाय मार्केट में सेल करते हैं। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग
हैड मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। जहाँ पे पहले शुरुआत में कोई भी किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करता था, सिर्फ फील्ड वर्क होता था, फार्मिंग होती थी, अब उसी गांव में क्या होने लगा है, टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर, जनरल स्टोर्स, कंप्यूटर सेंटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन होने लगी है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज। ये हमने किसी भी एक छोटे मोटे गांव की एक साधारण सी कहानी पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड training, where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट इनटू कैपिटल, यानी जितना एफर्ट्स वो करेंगे, जितना एजुकेशन वो गेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन एक्टिविटीज़ में आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो सकती है। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जितना बेटरमेंट एजुकेशन होगा, ट्रेनिंग होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी और साथ ही साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको गेन करेगा, तभी क्या किया जा सकता है, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करके कंट्री की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।